Hello friends, welcome to my channel The Easy Gate. I am Rahul Gupta. If you are new to my channel, please subscribe, share and like video. Don't forget to press the bell icon to get the latest update and provide your valuable comments. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इजी गेट। तो हम एनालॉग की सीरीज स्टार्ट कर चुके थे और एनालॉग की सीरीज में हम बीजेटी पढ़ रहे थे। तो बेसिकली हमने बाइसिंग के सारे पर्पज पढ़ लिए थे। लास्ट क्लास तक हमने सारे पर्पज पढ़ लिए थे कि कलेक्टर करंट स्टेबल होनी चाहिए और उसका ऑपरेटिंग पॉइंट एक्टिव रीजन में होना चाहिए ताकि वो एज एम्पलीफायर काम कर सके। नेक्स्ट उसमें थर्मल डायनामिक करनी होनी चाहिए। हमने लास्ट क्लास में थर्मल डायनामिक पढ़ा था कि थर्मल डायनामिक क्या होता है और उसको हम कैसे अवॉइड करेंगे, उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो कंडीशन आई थी बीसीई शुड बी लेस देन इक्वल टू बीसीसी बाई 2। तो अब हमें पढ़ना है इसकी बाइसिंग की। बीजेटी बाइसिंग है क्या? तो बाइसिंग को अगर मैं एक जनरल टर्म में डिफाइन करूं तो बाइसिंग है कि बाइसिंग रिफर्स टू प्रोवाइडिंग appropriate DC voltage and DC current to an electronic device so that it works in a desired way। इसका मतलब अभी हम एसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ डीसी की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ उसमें डीसी वोल्टेज और डीसी करंट प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो एक डिजायर्ड वे में काम कर सके। जैसे अगर हम बीजेटी की बात करें तो अगर हम उसको एज ए एम्पलीफायर काम कराना चाहते हैं तो उसका ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? एक्टिव रीजन में होना चाहिए। अगर हम उसको एज ए स्विच काम कराना चाहते हैं, एज ए ऑन स्विच काम कराना चाहते हैं तो उसका ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? सैचुरेशन रीजन में होना चाहिए। अगर हम उसको एज ए ऑफ स्विच काम कराना चाहते हैं तो उसका उसका जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो कहाँ होना चाहिए? वो कट ऑफ रीजन में होना चाहिए। इसका मतलब हम जो एप्लीकेशन चाहते हैं हम उस तरह की बाइसिंग करेंगे। ठीक है, तो बीजेटी में हम बाइसिंग किस पर्पज से कर रहे हैं? अपना जो सब्जेक्ट है, अपना सब्जेक्ट जो बेस होता है वो है एम्पलीफायर पर। बेसिकली हमें पढ़ने क्या है? एम्पलीफायर पढ़ने हैं। तो बीजेटी हम बायस किस लिए करेंगे? टू ऑपरेट बीजेटी इन एक्टिव रीजन। सेकेंड, टू मेंटेन कलेक्टर करंट स्टेबल सो दैट ऑपरेटिंग पॉइंट डज नॉट शिफ्ट एंड थर्मल रनअवे डज नॉट अकर। उसमें थर्मल रनअवे अकर ना हो। ठीक है, अपने ये पर्पज से बेसिकली हमने यही चीजें देखनी थी पिछले लेक्चर में, तीनों लेक्चर में। एक कलेक्टर करंट हम स्टेबल रखना चाहते हैं, स्टेबिलिटी फैक्टर कम से कम होना चाहिए। ऑपरेटिंग पॉइंट क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मिडिल ऑफ द लोड लाइन होनी चाहिए और उसमें थर्मल रनअवे अगर नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब कंडीशन क्या आई थी? बीसीई शुड बी लेस देन इक्वल टू बीसीसी बाई 2। ठीक, तो अब कौन कौन सी बाइसिंग यूज होती है बीजेटी में? अगर मैं बात करूं तो बीजेटी में कौन कौन सी बाइसिंग होती है तो तीन तरह की बाइसिंग यूज करेंगे। एक तो है फिक्स वायर सर्किट, फिक्स वायर सर्किट। सेकेंड है कलेक्टर टू बेस वायर सर्किट, कलेक्टर टू बेस वायर सर्किट। एंड तीसरा होता है सेल्फ वायर सर्किट। इसके मैं और भी नाम बताऊंगा आगे। सेल्फ वायर सर्किट, वोल्टेज डिवाइडर वायर सर्किट, इमीटर वायर सर्किट, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो अभी हम एक नाम लिखते हैं सेल्फ वायर सर्किट। हमें एक एक करके सारी बाइसिंग पढ़नी है। तो जब भी आप बाइसिंग पढ़ रहे हो तो आपको इसके पर्पज याद रखने हैं। पर्पज है तीन, ताकि कलेक्टर करंट स्टेबल रहे। सेकेंड, उसमें जो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट है वो एक्टिव रीजन में रहे, उसमें थर्मल रनअवे अकर ना हो। तो पहला अपन पढ़ेंगे फिक्स वायर सर्किट। पहला देख लेते हैं फिक्स वायर सर्किट। फिक्स वायर सर्किट, अब फिक्स वायर सर्किट क्या होता है देखेंगे। यहाँ पे बना रहा हूँ, दिस इज बीसीसी। दिस इज आरबी, दिस इज आरसी। देखें बीसीसी क्या है? बीसीसी बेसिकली दिस इज द डीसी सप्लाई which provide which provide DC voltage and DC current। आरसी क्या कहलाता है? दिस इज कलेक्टर रेजिस्टेंस, दिस इज कलेक्टर रेजिस्टेंस। एंड जो आरवी कहलाता है ये कहलाता है बेस रेजिस्टेंस। तो बेसिकली रेजिस्टेंस का काम जो है वो हमेशा सेम होता है, वो करंट को कंट्रोल करता है। करंट को कंट्रोल करने के लिए अगर मैं आरसी लगा रहा हूँ तो कलेक्टर करंट को कंट्रोल करने के लिए, आरवी लगा रहा हूँ तो बेस करंट को कंट्रोल करने के लिए। बेसिकली कंट्रोलिंग रेजिस्टेंस कहलाते हैं ये। इसी की वजह से हम बाइसिंग कर पा रहे हैं। अगर हम अगर आरवी और आरसी नहीं लगाते तो अपनी बाइसिंग का पर्पज वहां पे सॉल्व नहीं होगा। अब देखेंगे यहाँ पे मैं तीन नोड बना रहा हूँ।
तीन नोड कौन कौन से हैं? तो अब मैं यहाँ पे तीन नोड बना रहा हूँ, तीनों नोड की बात करता हूँ। ये रहा अपना VB बेस वोल्टेज, ये रहा BC कलेक्टर वोल्टेज, और ये रहा BE इमीटर वोल्टेज। तो अपने को कंडीशन पता है, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि ये कौन सा ट्रांजिस्टर, दिस इज NPN ट्रांजिस्टर। NPN ट्रांजिस्टर को अगर हमें एक्टिव रीजन में काम कराना है तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? इसका मतलब एक्टिव मोड का मतलब है कि इमीटर जंक्शन कैसा होना चाहिए आपका? इमीटर जंक्शन होना चाहिए आपका फॉरवर्ड बायस में, और कलेक्टर जंक्शन होना चाहिए आपका रिवर्स बायस में। तो अगर मैं बात करूं, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ये रहा N, ये रहा P, और ये रहा फिर से N। मतलब बेस कैसा है? P टाइप का है, N कैसा है, सॉरी इमीटर कैसा है? N टाइप का। अगर इसको फॉरवर्ड बायस में करना, मतलब VB की वैल्यू, बेस वोल्टेज की वैल्यू इमीटर वोल्टेज से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। तो देखो BE की वैल्यू तो क्या है? BE की वैल्यू तो 0 है, इसको मैंने ग्राउंड कर रखा है, ठीक है। अब मुझे जो VB है वो कुछ ऐसा सेलेक्ट करना है कि VB की वैल्यू BE से ज्यादा हो। सेकंड बात सुनेंगे, अगर मैं BC की बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं कलेक्टर जंक्शन की, तो कलेक्टर जंक्शन कैसा होना चाहिए? रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस का मतलब है जो कलेक्टर जंक्शन का वोल्टेज है, कलेक्टर नोड का वोल्टेज है, जो BC की वैल्यू है वो BB से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आपका कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस में होगा। तो आपके पास कंडीशन देखो क्या आ गई कि अगर VB की वैल्यू BE से ज्यादा है और जो BC की वैल्यू है वो BB से ज्यादा है, अगर ये दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होंगी, या फिर हम सिंपल भाषा में बोले कि सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होनी चाहिए? BC की। सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होनी चाहिए? BC की। BC शुड बी ग्रेटर देन BB ग्रेटर देन BE। तो कैसे काम करेगा ये? एक्टिव मोड में काम करेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम यही निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये रही कलेक्टर करंट IC, ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं। ये रही आपकी IB, ये रही IB। तो देखो आई BC कैसे निकलेगा? BC इक्वल टू होगा BCC माइनस IC इंटू RC। और VB इक्वल टू कितना होगा? देखो VB इक्वल टू कितना होगा? BCC माइनस IB इंटू RB। IB इंटू RB, BCC माइनस IB इंटू RB। आपके पास ये दोनों वोल्टेज आ गए, और BE की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो अब मुझे क्या करना है? जो हम बाइसिंग कर रहे हैं, बाइसिंग हम कितने पे कर रहे हैं? देखो ये अपने पास BJT था, ये जो मैं गोल डब्बे में बना रहा हूँ, ये चीज इतना अपने पास BJT था, जो हम मार्केट से खरीद के लाए थे, इतना BJT था। हमने जो RC लगाई है, RB लगाई है, BCC लगाई है, तो हमने एक्सटर्नली लगाई है बाइसिंग पर्पज के लिए। तो हमें क्या करना है कि BCC, RB, RC should be selected such that कि क्या होना चाहिए? BB की वैल्यू BE से ज्यादा होनी चाहिए, एंड BC की वैल्यू BB से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये चीज आपकी सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब हो जाएगा कि इमीटर जंक्शन इज इन फॉरवर्ड बायस, और इसका मतलब हो जाएगा कलेक्टर जंक्शन इज इन रिवर्स बायस। तो अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही तो हम क्या बोलेंगे कि BJT इज इन एक्टिव रीजन। नेक्स्ट, अगर मैं BCE की वैल्यू बोलूं, BCE इक्वल टू कितना होगा? ये हो जाएगा BCC माइनस IC इंटू RC। BCE इक्वल टू क्या है? BC के बराबर, BC के बराबर ही होगा। तो मुझे कुछ ऐसा सेलेक्ट करना है कि BCE की वैल्यू क्या होनी चाहिए? शुड बी लेस देन इक्वल टू BCC बाई 2 होनी चाहिए। तो वहां पे थर्मल रनअवे भी अकर नहीं होगा। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो अपना पहला पर्पज भी सॉल्व हो गया कि यहाँ पे एक्टिव मोड में काम कर रहा है, अगर BCE की वैल्यू BCC बाई 2 से कम है तो वहां पे थर्मल रनअवे भी नहीं हो रहा है। अब मेन है कि कलेक्टर करंट स्टेबल है क्या? तो कलेक्टर करंट स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहले हमें स्टेबिलिटी फैक्टर निकालना पड़ेगा। स्टेबिलिटी फैक्टर निकालने का हमने प्रोसीजर बताया था आपको। स्टेबिलिटी फैक्टर निकालने का प्रोसीजर क्या है? ये RB है, ये RC है, ये IC हो गई, ये IB हो गई, ठीक है। स्टेबिलिटी फैक्टर कैसे निकालेंगे? ये वोल्टेज हो गया BBE, तो हम इस वाले लूप पे KVL लगा देंगे। आई होप आपने वो वाला लेक्चर देखा होगा स्टेबिलिटी फैक्टर का। स्टेबिलिटी फैक्टर मैंने आपको बताया था कि आपको स्टेबिलिटी फैक्टर कैसे निकालना है, देखेंगे। जब मैं यहाँ पे KVL लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा? माइनस BCC प्लस IB इंटू RB प्लस BBE इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो IB की वैल्यू आएगी वो आप जरा ऑब्जर्व करो, और ये वैल्यू मैंने उस क्लास में निकलवाई भी थी।
अपॉन आरवी। अगर आप आईवी को ऑब्जर्व करो तो आईवी की वैल्यू है बीसीसी माइनस वीबी अपॉन आरवी। बीसी सी भी कांस्टेंट है, बीबी ई भी कांस्टेंट होता है और आरवी भी कांस्टेंट है। इसका मतलब जो आईवी की वैल्यू है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। अगर आईवी कांस्टेंट है तो आईसी भी कांस्टेंट होगी, और अगर आईसी कांस्टेंट होगी इसका मतलब हम कलेक्टर करंट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसका अगर मैं स्टेबिलिटी फैक्टर निकालूं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स वायर सर्किट, क्योंकि इसमें बेस करंट क्या है, बेस करंट आपकी फिक्स है। अगर बेस करंट फिक्स है तो मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, फिक्स वायर सर्किट। तो अगर मैं स्टेबिलिटी फैक्टर वैल्यू की निकालूं तो मुझे निकालना पड़ेगा सबसे पहले डेल आई अपॉन डेल आई सी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 0। अगर डेल आई अपॉन डेल आई सी की वैल्यू इतनी आएगी तो स्टेबिलिटी फैक्टर होता है 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा डेल आई बी अपॉन डेल आई से। अगर आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो एस की वैल्यू आएगी 1 प्लस बीटा। अगर एस की वैल्यू 1 प्लस बीटा, इसका मतलब ये तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 1 प्लस बीटा, और स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसमें कलेक्टर करंट उतनी ही अनस्टेबल होगी, उसमें हाईली अनस्टेबल होगी। इसका मतलब फिक्स वायर सर्किट में एक प्रॉब्लम आ रही है कि इसमें कलेक्टर करंट स्टेबल नहीं है, क्योंकि इसको हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते। अगर आप बीजेटी लाए हो, एक बीजेटी मार्केट से खरीद के लाए तो उसकी बीटा की वैल्यू फिक्स है। मान लेते बीटा की वैल्यू आपकी 100, तो स्टेबिलिटी फैक्टर कितना हो जाएगा, 101, 101। उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते बाइसिंग के थ्रू। इसका मतलब फिक्स वायर सर्किट में यही प्रॉब्लम थी कि बाइसिंग के थ्रू हम स्टेबिलिटी फैक्टर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब इसमें कलेक्टर करंट क्या हो जाएगी, हाईली अनस्टेबल हो जाएगी, इसलिए फिक्स वायर सर्किट को हम जनरली यूज नहीं करते हैं। अब दूसरी बाइसिंग कौन सी है, दूसरी बाइसिंग है कलेक्टर टू बेस वायर सर्किट। देख लेते हैं दूसरी बाइसिंग, कलेक्टर टू बेस वायर सर्किट। कलेक्टर टू बेस वायर सर्किट, इसको पहले अपन बनाएंगे। देखो कैसे बनेगा ये रहा बीसीसी, ये रहा आरसी, ये रहा एनपीएन ट्रांजिस्टर ले लेता हूँ मैं, इमीटर को अभी ग्राउंड कर देता हूँ। ये आरबी है, ये आरसी है, ठीक है। ये हो गया अपनी कलेक्टर टू बेस वायर सर्किट। कई बार तो क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि आपको सर्किट दे देगा, बाइसिंग दे देगा, पूछ लेगा ये कौन सी बाइसिंग है। कई बार पूछा गया है एसएससी जेई में, तो आपको सर्किट देखकर ही पहचानना पड़ेगा कि ये कलेक्टर टू बेस वायर सर्किट है या फिक्स वायर सर्किट है या फिर इमीटर वायर या सेल वायर सर्किट है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे जरा, अब मैं फिर से 3 नोड लेता हूँ यहाँ पे। ये रहा बीसी, ये रहा वीबी और ये रहा बीई। करंट देख लेता हूँ, यहाँ पे करंट कितनी होगी, यहाँ पे करंट होगी आईसी प्लस आईवी। ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था वहां पे, यहाँ पे करंट होगी आईवी। तो अब देखो, अगर मैं बीई की बात करूँ तो बीई की वैल्यू तो 0 है। अगर मैं बीसी की बात करूँ, बीसी की वैल्यू कितनी होगी, बीसीसी माइनस आरसी इंटू आईसी प्लस आईवी। और जो बीवी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, बीसी माइनस आईवी इंटू आरवी। ये सिंपल आपका केवीएल है, आप लगा सकते हो। मैं आपको पहले बता चुका हूँ आपको केवीएल कैसे लगाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इनकी वैल्यू लिख दी है। ये चीजें आपको डायरेक्टली समझ में आनी चाहिए कि मैं कैसे लिख रहा हूँ, बीवी की वैल्यू कैसे लिख रहा हूँ, बीसी की वैल्यू कैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब हमें बीसीसी आरवी आरसी should be selected such that क्या करना पड़ेगा, ऐसा सिलेक्ट करना है कि जो बीवी की वैल्यू है वो बीई से ज्यादा हो और जो बीसी की वैल्यू है वो बीबी से ज्यादा हो, क्योंकि एंड टू एंड ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं हम। फिर से वही कंडीशन, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम क्या बोलेंगे, बीजेटी ऑपरेट्स इन एक्टिव मोड या एक्टिव रीजन। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा इतना। तो अपना पहला पर्पस सॉल्व हो गया कि ये एक्टिव मोड में काम करने लगे। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर की। स्टेबिलिटी फैक्टर इसका कितना था, तो स्टेबिलिटी फैक्टर मैं यहाँ से फिर से आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। स्टेबिलिटी फैक्टर वहां पर ही मैंने कैलकुलेट किया था, आप यहाँ पे ये लूप ले लो, यहाँ पे आप लिखोगे तो माइनस बीसीसी प्लस आरसी इंटू आईसी प्लस आरवी आईवी प्लस आईवी इंटू आरवी प्लस बीबीई, ये वोल्टेज हो जाएगा बीबीई इक्वल टू 0। तो यहाँ से आईवी की वैल्यू कितनी आएगी, आईवी की वैल्यू आएगी बीसीसी माइनस बीबीई
अपॉन आर सी प्लस आर बी माइनस आई सी इंटू आर सी अपॉन आर बी प्लस आर सी। ठीक, अब हमें क्या निकालना होता है, डेल आई बी अपॉन डेल आई सी। जिसको ये चीज समझ में नहीं आ रही है सबसे पहले वो स्टेबिलिटी फैक्टर का लेक्चर देखे, वहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, एक एक स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आपको स्टेबिलिटी फैक्टर कैसे कैलकुलेट करना है। तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि स्टेबिलिटी फैक्टर आपको कैसे कैलकुलेट करना है। बेसिकली मैंने इस सर्किट का स्टेबिलिटी फैक्टर भी कैलकुलेट करवाया है वहां पे, बट फिर भी मैं आपके रिवीजन के लिए यहाँ पे स्टेबिलिटी फैक्टर फिर से कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये वैल्यू आ जाएगी माइनस आर सी अपॉन आर बी प्लस आर सी। ठीक है, तो अब स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है, 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा डेल आई बी अपॉन डेल आई सी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा आर सी अपॉन आर बी प्लस आर सी। अब देखो स्टेबिलिटी फैक्टर है वो बेसिकली अपने जो बाइजिंग रेजिस्टेंस है आरबी और आरसी इस पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब आरबी और आरसी की वैल्यू वेरी करके मैं स्टेबिलिटी फैक्टर एस की वैल्यू वेरी कर सकता हूँ। हम क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी फैक्टर कम से कम हो। अगर स्टेबिलिटी फैक्टर कम से कम हो इसका मतलब मुझे क्या करना होगा, मुझे आरबी और आरसी की वैल्यू ऐसे सेलेक्ट करनी होगी कि एस की वैल्यू कम से कम हो। देखेंगे जरा, अगर हम चाहते हैं कि एस की वैल्यू कम हो तो शायद इस फैक्टर की वैल्यू, इसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए मतलब आरसी की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि आरसी की वैल्यू बढ़ा दूं एंड आरबी की वैल्यू कम कर दूं तो स्टेबिलिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी फैक्टर बेसिकली किस पर डिपेंड कर रहा है, अब आरसी और आरबी। इसका मतलब इस सर्किट में हाँ स्टेबिलिटी फैक्टर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, स्टेबिलिटी फैक्टर को हम कम से कम कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टेबलाइजेशन मेथड कहलाती है ये। अगर मैं बोलूं अब ये एक्टिव रीजन में काम करने लग गया तो अब मैं आईबी की वैल्यू निकाल रहा हूं। आईबी की वैल्यू कितनी आई थी, आईबी की वैल्यू अभी मैंने लिखी है बीसीसी माइनस बीबीई अपॉन आरबी प्लस आरसी। ध्यान से देखेंगे जरा, माइनस आई सी इंटू आरसी अपॉन आरबी प्लस आरसी। अब देखेंगे इससे कैसे कंट्रोल हो रही है, एक कलेक्टर करंट आपकी कैसे स्टेबल हो रही है वो ध्यान से सुनेंगे। कि जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो आईसीयू की वैल्यू बढ़ी, आईसीयू की वैल्यू बढ़ी तो आईसी की वैल्यू बढ़ी, और आईसी की वैल्यू बढ़ी तो आईसी इंटू आरसी अपॉन आरबी प्लस आरसी की वैल्यू भी बढ़ेगी। आईसी की वैल्यू बढ़ी, ये तो आपकी अनडिजायर्ड है, ये आपकी क्या है, अनडिजायर्ड है। अब हम चाहते हैं कुछ ऐसा कुछ हो जाए, ध्यान सुनेंगे, ऐसा कुछ हो जाए कि जो जितनी आईसी बढ़ी है उतनी आईसी कम हो जाए। कि टेम्परेचर की वजह से ये जो मैंने 3 स्टेप लिखे हैं, टेम्परेचर की वजह से आईसी की वैल्यू बढ़ी। अब हम चाहते हैं कि बाइसिंग से इतनी ही आईसी की वैल्यू कम हो जाए या फिर अप्रोक्सीमेटली इतनी कम हो जाए कि अगर मान लो आपकी कलेक्टर करंट 2 मिली एम्पियर से बढ़ गई है तो हम बाइसिंग करके कुछ ऐसा करेंगे कि उसका इफेक्ट कुछ ऐसा हो कि बाइसिंग से वो 2 मिली एम्पियर कम हो जाए, तो शायद अपनी कलेक्टर करंट स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आईसी की वैल्यू बढ़ी तो देखो क्या हो रहा है, इस फैक्टर की वैल्यू आईसी इंटू आरसी अपॉन आरबी प्लस आरसी की वैल्यू बढ़ी। अगर इसकी वैल्यू बढ़ी तो इतना तो दिख रहा है ना कि आईवी की वैल्यू कम हो रही है। देखो क्योंकि आई वी इक्वल टू क्या है, बीसीसी माइनस बीबी अपॉन आरबी प्लस आरसी। अगर इस फैक्टर की वैल्यू बढ़ेगी तो शायद आईवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इतना से हो रहा है। अब आईवी की वैल्यू अगर कम होगी तो आईसी इक्वल टू होता क्या है, आईसी इक्वल टू होता है बीटा इंटू आईवी प्लस 1 प्लस बीटा इंटू आईसीओ। अब आप जरा ऑब्जर्व करो कि आईसीयू की वजह से जितनी करंट बढ़ी, आईसीयू जितनी बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ाने पर आईसीयू जितनी बढ़ी, आईवी की वैल्यू उतनी कम हो गई, आईवी की वैल्यू उतनी ही कम हो गई। इसका मतलब कलेक्टर करंट क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। आईसीयू की वैल्यू जितनी बढ़ी थी आईवी की वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग आईवी की वैल्यू कम हो गई। अगर उसी के अकॉर्डिंग आईवी की वैल्यू कम हो गई इसका मतलब कलेक्टर करंट कैसी हो गई, स्टेबल हो गई। हम यही चाहते थे, हम यही चाहते थे। बट इस मेथड में हो क्या रहा है, इस मेथड में ऐसा कुछ हो रहा है कि कलेक्टर करंट स्टेबल है बट बेस करंट वेरी कर रही है। कलेक्टर करंट तो आपकी स्टेबल हो गई है कि टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जितनी कलेक्टर करंट पहले बढ़ी थी उतनी कलेक्टर करंट फिर बाद में कम हो गई। अगर कुछ ऐसा हुआ है इसका मतलब आईवी की वैल्यू वेरी कर रही है, तभी तो हम कर पा रहे हैं स्टेबल। तो इसी मेथड को हम कहते हैं स्टेबलाइजेशन मेथड, स्टेबलाइजेशन मेथड। A method in which collector current is maintained to be stable but
बेस करंट इज वेरिड, दिस मेथड इज कॉल्ड स्टेबलाइजेशन मेथड। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कलेक्टर टू बेस बाय सर्किट और आगे पढ़ेंगे हम सेल्फ बाय सर्किट, ये दोनों किसके एग्जाम्पल होते हैं? स्टेबलाइजेशन सर्किट के एग्जाम्पल होते हैं। इसी के थ्रू हम स्टेबल कर सकते हैं, बाइसिंग के थ्रू हम स्टेबल कलेक्टर करंट स्टेबल कर सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? स्टेबलाइजेशन मेथड। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि इस कलेक्टर टू बेस बाय सर्किट में हम कलेक्टर करंट को कैसे स्टेबल कर रहे हैं। बट ये चीज तो सब बढ़िया थी, बट इसमें एक प्रॉब्लम थी। कलेक्टर टू बेस बाय सर्किट में एक ड्रॉबैक था, इसका ड्रॉबैक देख लेते हैं कि इसका ड्रॉबैक क्या है। इसका ड्रॉबैक क्या है? तो देखो बेसिकली जब अपन एम्पलीफायर पढ़ते हैं तो वहां पे जो कपलिंग होती है वो तीन तरह की हो सकती है, या तो डायरेक्ट कपल होगा, या फिर ट्रांसफॉर्मर कपल्ड होगा, या फिर आरसी कपल्ड होगा। ट्रांसफॉर्मर कपल्ड का मतलब है कि जब हम लोड की जगह एक ट्रांसफॉर्मर लगा देते हैं, लोड की जगह हम क्या लगा देंगे? ट्रांसफॉर्मर। और जो आरसी बेसिकली होता है, आरसी एक लोड की तरह काम करता है हमेशा। तो जब हम आरसी की जगह देखेंगे जरा, जब हम आरसी की जगह एक ट्रांसफॉर्मर लगा देते हैं, हमने क्या किया? आरसी की जगह एक ट्रांसफॉर्मर लगा दिया और ये लोड रेजिस्टेंस हो गया आरएल। ध्यान से सुनेंगे, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर। ये कहलाता है ट्रांसफॉर्मर कपल्ड, ट्रांसफॉर्मर कपल्ड, जिसमें ये रही आपकी प्राइमरी वाइंडिंग, तो ये रही आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो जो आरसी होगा, बेसिकली आरसी नथिंग बट डीसी रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। जो प्राइमरी वाइंडिंग का डीसी रेजिस्टेंस होगा वही आरसी की तरह काम करेगा, प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, जो प्राइमरी वाइंडिंग का डीसी रेजिस्टेंस होगा वही कैसे काम करेगा? आरसी की तरह। बट प्राइमरी वाइंडिंग का जो डीसी रेजिस्टेंस होगा, किसी कॉइल का डीसी रेजिस्टेंस होता है वो तो बहुत कम होता है, या फिर जीरो होता है। आइडियली बोले तो जीरो होता है। आरसी की वैल्यू कम, बहुत कम होती है, या फिर जीरो होती है। स्टेबिलिटी फैक्टर कितना आया था? ये आया था 1 प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा आरसी अपॉन आरबी प्लस आरसी। तो अगर आरसी की वैल्यू कम हो जाए या फिर जीरो हो जाए तो शायद स्टेबिलिटी फैक्टर क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसका मतलब हम कलेक्टर टू बेस बाय सर्किट को ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर में या फिर ट्रांसफॉर्मर कपल्ड सर्किट में यूज नहीं कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूं, कि कलेक्टर टू बेस बाय सर्किट, कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट is not used in transformer coupled amplifier, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये इसका क्या है? पहला ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक क्या होता है? दूसरा ड्रॉबैक भी आपको याद रखना है, कई बार पूछ लेता है। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि जो रेजिस्टेंस आरवी है, रेजिस्टेंस आरवी बिहेव्स एज नेगेटिव फीडबैक। जो आरवी होता है वो एक नेगेटिव फीडबैक की तरह काम करता है। ये चीज आपको यहाँ समझ में आए तो यहाँ ठीक है, अदरवाइज जब हम एम्पलीफायर पढ़ेंगे वहां पे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि फीडबैक क्या है। अभी आपने बेसिकली फीडबैक नहीं पढ़ा है ना? तो जब आप फीडबैक पढ़ोगे तो तब भी आपको समझ में आ जाएगा आरवी एक नेगेटिव फीडबैक की तरह काम करता है। फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको थोड़ा सा पॉइंट क्लियर होगा। ये आरसी है, ये आरवी है, ये बी आई है, ये आरबी है, ये आरसी। अब हम एसी की बात कर रहे हैं, जब हम फीडबैक की बात करते हैं ना, नेगेटिव फीडबैक की, जब हम बेसिकली अब एसी की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और नेगेटिव फीडबैक का मतलब होता है, नेगेटिव फीडबैक में हमेशा वोल्टेज गेन कम होता है। तो अगर आरबी लगाने पर कुछ ऐसा रिजल्ट मिलता है कि अगर वोल्टेज गेन कम होता है तो शायद हम उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव, हम उसको बोलेंगे नेगेटिव फीडबैक। और अगर आपका पॉजिटिव फीडबैक होगा तो वहां पे क्या होता है? गेन की वैल्यू बढ़ जाती है। अगर गेन की वैल्यू कम होगी तो वो नेगेटिव फीडबैक, अगर गेन की वैल्यू बढ़ेगी तो वो पॉजिटिव फीडबैक। हम जरा देखते हैं, अब हम एसी की बात कर रहे हैं तो एसी के लिए हम जितनी भी टर्म लिखेंगे हम स्मॉल लिख देंगे। जैसे स्मॉल आई आई, ये हो गई इनपुट करंट, ये हो गई स्मॉल आई बी मतलब बेस करंट, और ये हो गई आई एस,
ये हो गई आपकी फीडबैक करंट। तो अगर मैं आई आई की वैल्यू लिखूं तो आई आई की वैल्यू कितनी है, आई वी प्लस आई एफ। तो अगर मैं बोलूं आई वी की वैल्यू कितनी है, आई वी की वैल्यू है आई आई माइनस ऑफ आई एफ। ये चीज आप ध्यान रखना थोड़ा, अब ध्यान से सुनेंगे। आई वी की वैल्यू क्या है, आई आई माइनस आई एफ। इफ आई एफ की वैल्यू बढ़ेगी, ध्यान सुनेंगे, अगर आई एफ की वैल्यू बढ़ेगी तो आई वी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अगर आई वी की वैल्यू कम होगी तो आई सी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। एसी की बात कर रहा हूँ, आईसी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और अगर आईसी की वैल्यू कम होगी तो ये होता है अपना बी नॉट, ये होता है अपना बी नॉट। तो बी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब हम डीसी की बात करते हैं तो एसी आपको, सॉरी, जब हम एसी की बात करते हैं डीसी आपको शॉर्ट हो जाता है। ये चीज जब आप एम्पलीफायर पढ़ाऊंगा वहां पे आपको एसी एनालिसिस भी क्लियर हो जाएगा, एसी एनालिसिस हमें कैसे करना है। तो अगर बी नॉट की वैल्यू कम होगी तो बी नॉट अपॉन बी आई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हो जाएगा कि गेन की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। अब आपको ये चीज समझनी है कि जो बी नॉट की वैल्यू है ये कैसे कम हो रही है। तो जब हम एसी एनालिसिस करते हैं, एसी एनालिसिस में जो आपके डीसी सप्लाई होते हैं वो शॉर्ट हो जाती है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे एसी एनालिसिस करके भी बता दूं आपको तो ये चीज क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। अगर ये चीज शॉर्ट हो जाएगी तो कलेक्टर करंट कैसी, कलेक्टर करंट आपकी इस ये रही आपकी आईसी। तो बी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी नॉट की वैल्यू हो जाएगी माइनस का आईसी इंटू आरसी। माइनस तो बेसिकली शो करेगा आपका सिर्फ फेज डिफरेंस और कुछ नहीं शो करने वाला वहां पे। फेज डिफरेंस शो करेगा, इसका मैग्नीट्यूड देखो, अगर मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगा दूं तो मैग्नीट्यूड हमेशा कम हो रहा है। अगर आईसी की वैल्यू कम होगी तो मैग्नीट्यूड बी नोट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अगर बी नोट की वैल्यू कम होगी तो इस मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी क्या होगी, बी नोट अपॉन बी आई की वैल्यू कम होगी। इसका मतलब कि गेन की वैल्यू कम हो रही है। अगर गेन की वैल्यू कम हो रही है इसका मतलब किसकी वजह से कम हो रही है, इस आई एफ की वजह से कम हो रही है ना, इस आई एफ की वजह से गेन की वैल्यू कम हो रही है। इसका मतलब जो, और आई एफ करंट कहाँ पे है, आरबी में है। इसका मतलब जो आरबी है वो किसकी तरह काम कर रहा है, एक नेगेटिव फीडबैक की तरह काम कर रहा है। ये क्या हो जाएगा, इसका ड्रॉबैक हो जाएगा। हम चाहते हैं थोड़ा सा गेन की वैल्यू ज्यादा हो, बट आरबी की वजह से क्या हो रहा है, गेन आपका कम हो रहा है। तो इसको चाहे आप एक पॉजिटिव वे में ले सकते हो, चाहे आप एक नेगेटिव वे में ले सकते हो। अगर आप सिर्फ सिर्फ आप गेन की वजह से देख रहे हो, अगर आप गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो वहां पे गेन कम हो रहा है, ये आपका ड्रॉबैक हो जाएगा। बट आरबी की वजह से वहां पे आपका जो गेन है या फिर सर्किट है वो स्टेबल भी तो हो रहा है, स्टेबिलिटी भी तो बढ़ रही है। तो ये चीज आप कंट्रोल में पढ़ लोगे कि गेन कम होता है तो स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो ये चीज आप पढ़ लोगे, फीडबैक से आपकी स्टेबिलिटी बढ़ती है बट गेन की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अगर आप इसके गेन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो गेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये हो गया इसका सेकंड ड्रॉबैक। आई होप आपको ये दोनों के दोनों बाइसिंग आपको समझ में आई होगी। तीसरी बाइसिंग होती है आपकी सेल्फ बाइसिंग सर्किट, वो थोड़ी सी लेंथी है, वो मैं आपको अगले लेक्चर में कवर करूंगा। तो आपको सबसे पहले ये दो बाइसिंग क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहली थी फिक्स बायस सर्किट और सेकंड थी आपकी कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट। तो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। इफ यू रियली लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल। सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके कि मेरा कौन सा लेक्चर आने वाला है। तो अगले लेक्चर में पढ़ते हैं और बाइसिंग, तीसरी बाइसिंग पढ़ेंगे। थैंक यू।